कि क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। 6 से 12 की एनसीईआरटी खरीद लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स की, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। मत पढ़िए, कोई काम नहीं आती। एक होते हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, दूसरे हैं डायनामिक सब्जेक्ट जिसमें डे टू डे डेली बेसिस पे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और वो सब्जेक्ट्स करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा होंगे। नमस्ते मित्रों, काफ़ी टाइम से एक डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि यूपीएससी के लिए कौन सी सजेस्टेड बुक्स है उसकी एक लिस्ट पे वीडियो बना दीजिए। वैसे तो हमने ये लिस्ट बना के टाइप करके प्रिंट करके दे दिया है आप लोगों को। ये प्रोस्पेक्टस है हमारा, जितने भी लोग विज़िट करते हैं हमें फिज़िकली उनको तो ये दिया ही जाता है, लेकिन फिर भी डिमांड कर रहे थे कि फिर भी इस तरह एक वीडियो बना दो। तो पता नहीं आजकल स्टूडेंट इतने आलसी हो गए हैं कि इतनी छोटी सी लिस्ट नहीं पढ़ी जा रही, या फिर उनको पता होगा कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो अपनी कमेंट्री ज़्यादा ऐड करूंगा उसमें। तो कौन सी बुक ज़रूरी है, कौन सी अति आवश्यक है, कौन सी ऑप्शनल है, उसका भी कमेंट बताऊंगा मैं आपको। तो कोशिश करता हूँ छोटी से छोटी लिस्ट बताऊँ आपको, कम से कम बुक्स का लिस्ट दूँ, क्योंकि यूपीएससी में मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा हुआ है, मुझे एक गोल्डन एडवाइस मिली थी कि क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। और आपके दोस्त भी इसमें कई बार सही एडवाइस नहीं देते आपको। मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका दोस्त भी आपका दोस्त हो ये ज़रूरी नहीं है। आपका कोई कज़िन होगा, कोई सीनियर होगा, कोई पड़ोसी होगा जिसने एग्ज़ाम क्लियर होगा किया होगा, वो भी कई बार सही एडवाइस नहीं देते, क्योंकि क्या पता उनके मन में जलन हो कि मैंने क्लियर कर लिया, ये भी क्लियर कर लेगा, फुटेज बांट लेगा, महत्व कम हो जाएगा मेरा। तो खैर अब आगे आपकी तो एक कॉमन सजेशन बताया जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कि एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। 6 से 12 की एनसीईआरटी खरीद लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स की, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। मत पढ़िए, कोई काम नहीं आती। पिछले कितने सालों में कितने क्वेश्चन आए एनसीईआरटी से ये बता दे मुझे कोई, तो मान जाऊँ मैं। एक्चुअली आपके लिए मुश्किल से 3 से 4 एनसीईआरटीज़ काम की हैं, जिनको मैं बता दूंगा डिस्कशन के साथ कि कौन सी ज़रूरी है। बट सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पैसे ख़राब होंगे, दूसरी बात टाइम ख़राब होगा जो कि ज़्यादा कीमती है पैसों से। और कई बार लोग करते हैं ये, गलत बुक सजेस्ट कर देते हैं ताकि आपका टाइम ख़राब हो, तो आपके सक्सेस का रेशियो कम हो जाए। जब खासकर जब पता चले कि बड़े ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है और बड़ी सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहा है, तो कई बार लोग करते हैं कि गलत बुक सजेस्ट कर देते हैं। मुझे भी किया हुआ है, टाइम ख़राब भी किया हुआ है मेरा, तो उस बात से गुज़रा हुआ हूँ, तो आप भरोसा कर सकते हैं इस बात पे। एक्चुअली सब लोग एनसीईआरटी सजेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि लोग टैली करते हैं कि भाई उसने सजेस्ट की हुई है, मैं नहीं करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मैं मानता हूँ ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना, छोड़ दीजिए। जो ज़रूरी होगी वो बता दूंगा मैं। वैसे भी आज जो नया एडिशन है अभी एनसीईआरटी का, जो 2005 वाला है, उसमें तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम है। हिस्ट्री की बुक आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा मजाक कर रहे हैं, ये गांधी जी एक चैप्टर में पढ़ा दिया है पूरा। हो सकता है 2021 के बाद जब नई टेक्स्ट बुक आए वो अच्छी हो, तब आपको रिफ़र करके सजेस्ट करेंगे हम, अगर अच्छी लगी तो। अभी तो फ़िलहाल नई वाली एडिशन की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं करंट अफेयर्स के लिए कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने। मैं सजेस्ट करता हूं दी इंडियन एक्सप्रेस। और न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, पेपर को पढ़ा कैसे जाता है, उससे नोट्स कैसे बनाने हैं, कम से कम समय में किस तरह पढ़ा जा सकता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो उसकी लिंक इसके एंड में आ जाएगी, आप देख लीजिएगा उसको। मेरे हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट न्यूज़पेपर है आज के टाइम पे। एक तो पूरे इंडिया में मिल जाता है, तो दूसरी बात पॉलिटिकली न्यूट्रल है, तो आप देख सकते हैं।
दूसरी एक सजेस्ट करूंगा, कोई भी एक मैगज़ीन पढ़िए। मैं 2 मैगज़ीन सजेस्ट करता हूं, एक है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल और दूसरी है प्रतियोगिता दर्पण। अगर आप केवल यूपीएससी दे रहे हैं तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उनकी एनालिसिस वाले कुछ आर्टिकल्स होते हैं हर महीने, वो बहुत अच्छी एनालिसिस होती है, बहुत न्यूट्रल होती है, और कहा जाता है रिटन एग्ज़ाम के लिए क्रॉनिकल पढ़ना पड़ेगा। वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रतियोगिता दर्पण इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर्स मैगज़ीन है, तो वनडे एग्ज़ाम के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन वाले मटेरियल पे मैं ज़्यादा रिलाई करने को नहीं कहूँगा। एक फिज़िकल मटेरियल की जो उसकी कमी कोई भरपाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो किताब पढ़ने में मज़ा आएगा वो ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। 2 गवर्नमेंट मैगज़ीन्स भी सजेस्ट किए जाते हैं यूपीएससी के लिए, एक है योजना, दूसरी है कुरुक्षेत्र। इन 2 मैगज़ीन्स का आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उनका फ़ायदा होगा आपको मेंस में। योजना के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट वाइज हर महीने कोई एक विषय उठा के, वो लोग पूरा मैगज़ीन उसी पे डेडिकेटेड होता है, तो अगर आपने किसी एक भी विषय की योजना पढ़ ली तो आप उसके ऊपर करीब करीब एक्सपर्ट बन जाओगे, किसी के भी साथ डिस्कशन में पार्ट ले पाओगे, और आपके जो आंसर्स की जो रिचनेस होगी मेंस में वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो योजना कुरुक्षेत्र है रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम हो रहा है, मेनली उसके लिए है। साथ ही साथ कोई एक न्यूज़ चैनल फॉलो करने की भी सजेस्ट करूँगा मैं। प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स आप जानते हैं आजकल ज़्यादा एंटरटेनमेंट हब बन चुके हैं, और कितनी ज़्यादा सनसनी क्रिएट की जाए, कितनी ज़्यादा उत्तेजना पैदा की जाए, उसके लिए ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा डीडी न्यूज़। उनकी टैगलाइन है केवल खबर पूरी खबर, ओनली न्यूज़ कंप्लीट न्यूज़, और उस टैगलाइन को अच्छी तरह फॉलो भी करते हैं वो लोग। न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरा एक फ़ायदा होगा आपको, अगर डीडी न्यूज़ आपने देख लिया तो आपको अरुणाचल में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, या फिर अंडमान में क्या हो रहा है, उसकी भी जानकारी मिलेगी। और इस मुद्दे पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मीडिया हाउसेज हैव बिकम मोर दिल्ली सेंट्रिक, माने दिल्ली को ही केंद्र में बना के दिल्ली के अगल बगल की ही खबरें चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे मीडिया हाउसेस का बेस है दिल्ली में, तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा अगल बगल से खबरें खोजते रहते हैं। और आप जानते हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग की जगह न्यूज़ क्रिएटिंग में ज़्यादा फोकस हो गया उनका। तो मेरे हिसाब से डीडी न्यूज़ बहुत अच्छी चैनल है। दूसरी बात, उनकी ऐड भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनकी ऐड ब्रेक में भी गवर्नमेंट योजनाएं ही ज़्यादा होती है, तो उसमें भी आपका रिवीजन होता रहेगा योजनाओं का। तो एक मॉर्निंग वाला बुलेटिन देख सकते हैं, ब्रेकफास्ट न्यूज़ बहुत अच्छा बुलेटिन है उनका, पूरे दिन की खबरों का पूरा लेखा जोखा बता देते हैं वो सुबह वाले में। वरना कोई भी बुलेटिन देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। साथ ही साथ 2 चैनल्स और सजेस्ट करूंगा, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी। इनको ब्राउज करते रहिएगा। इनकी यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी अच्छे डिस्कशन होते हैं और हेल्दी डिस्कशन होते हैं, चिल्लम चिल्ली नहीं होती। ये जो प्राइवेट चैनल वालों ने लगा दिया है, एक साथ 3-4 जने बोल रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है, और सब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने आते हैं वहाँ पे। तो लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पे हेल्दी डिस्कशन होती है, फैक्ट्स बेस्ड, इश्यू बेस्ड डिस्कशन होती है। तो उन डिस्कशंस को देखने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, प्रीलिम्स में इस दोनों में फ़ायदा होगा। तो वो देखते रहा कीजिए, कोई प्रोग्राम आपको पसंद आ जाए उसको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ एक और सजेस्ट किया जाता है ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़, उसमें भी काफ़ी वही डीडी न्यूज़ वाला ही फॉर्मेट है, केवल खबर पूरी खबर, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल सजेस्ट करूँगा मैं, उसका नाम है वियॉन, और उनका एक प्रोग्राम है ग्रेविटास, रात को 9 से 10 में ब्रॉडकास्ट होता है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन का इंडिया का एकमात्र मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सोर्स है कि 1 घंटे में आपको पूरे दिन की इंटरनेशनल खबरें बता देता है, और अच्छा सोर्स है, उसको एक आप फॉलो कर सकते हैं। प्राइवेट न्यूज़ चैनल वाला वो एंटरटेनमेंट वाला न्यूज़ प्लस इन्फॉर्मेशन दोनों मिल जाएगा आपको।
एक गवर्नमेंट बुक और सजेस्ट की जाती है करंट अफेयर्स के लिए, उसका नाम है इंडिया ईयर बुक। हर साल गवर्नमेंट का पब्लिकेशंस डिवीज़न एक बुक पब्लिश करता है, उसका नाम है इंडिया ईयर बुक। और कहा जाता है कि भारत के बारे में सबसे ऑथेंटिक जानकारी ये इंडिया ईयर बुक में मिलती है। तो काफ़ी मोटी किताब है, 1000+ पेजेस की बुक है और हर साल पब्लिश होती है। हर साल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि इंडिया ईयर बुक में ये है। उसके बाद हर साल कुछ कुछ माइनर चेंजेस हुए होंगे, पिछले साल के आंकड़ों के मुकाबले इस साल माइनर चेंजेस हुए होंगे। तो अगले साल से आप उस इंडिया ईयर बुक के एक्सर्प्ट्स पढ़ सकते हैं। उसके एक्सर्प्ट भी 300 पेजेस के आते हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स काफ़ी सारे उसके इंडिया ईयर बुक की एक प्रिसाइज कॉपी, उसका एक संक्षिप्तीकरण भी पब्लिश करता है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं आप। साथ ही साथ एक और गवर्नमेंट पब्लिकेशन है इकोनॉमिक सर्वे, बजट के एक दिन पहले रिलीज होता है। कहा जाता है यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक सर्वे मस्ट रीड है। और पिछले कुछ सालों से यूपीएससी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस पूछ रही है उसे देख के लगता है कि हाँ, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ज़रूरी हो चुका है। अब काफ़ी मोटा ताज़ा होता है वो, तो उसको भी एक ध्यान में रखिएगा कि इतनी किताबें पढ़नी है। इंडिया ईयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे को लास्ट में रखिएगा अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से जस्ट पहले, बाकी चीज़ें पहले रखेगा। नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट्स पे। आपकी प्रिपरेशन में सब्जेक्ट्स दो टाइप के होंगे, एक होते हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, दूसरे हैं डायनामिक सब्जेक्ट जिसमें डे टू डे डेली बेसिस पे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और वो सब्जेक्ट्स करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा होंगे। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेगी, डायनामिक सब्जेक्ट के लिए आपको डिस्काउंटेड बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा। और उन डायनामिक सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए ही मैंने उन मैगज़ीन्स को सजेस्ट किया था कि अगर आप कोई एक मैगज़ीन अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छी मैगज़ीन, तो आपके बहुत सारे डायनामिक सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे उसमें, फिर आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है, ट्रेडिशनल वाले डील करते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी, सबका फेवरेट सब्जेक्ट होगा शायद। तो इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, उसके लिए मैं 2 किताबें सजेस्ट करूंगा जो मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था, जो फॉर्मूला। एक है सुभाष कश्यप की आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। सुभाष कश्यप का गोल ही था कि सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। और दूसरी किताब है डी बसु की एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुभाष कश्यप की किताब पढ़ के आपके दिमाग में एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बन जाएगा। उसके बाद डी बसु बहुत अच्छे से समझ आएगी, डायरेक्टली डी बसु पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डी बसु के अगेंस्ट एक किताब सजेस्ट की जाती है लक्ष्मीकांत, काफ़ी मोटी किताब है, काफ़ी महंगी भी हो चुकी है, साल दर साल मोटी होती जा रही है किताब, लेकिन लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ डी बसु को, क्योंकि डी बसु खुद लॉयर थे, जज रह चुके हैं और लीगल एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन 2 जनों के बारे में कहा जाता है कि अमंग द पीपल सम ऑफ द फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन द बेस्ट। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कहीं कन्फ्यूजन होगा तो वो डी बसु को रेफ़र करते हैं, कई जजमेंट्स में कोट किया हुआ है उन्होंने डी बसु को। तो डी बसु है, सुभाष कश्यप है, PM बख्शी है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहे जाते हैं, जेन्युइन एक्सपर्ट्स इन्हीं को कहा जाता है। बाकी लोकल लेवल पे बड़े सारे टीचर्स अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट घोषित कर देते हैं, आपकी मर्ज़ी है उनको मानना ना मानना। मैं सजेस्ट करूँगा डी बसु कुछ कारणों से। एक, ये खुद लॉयर हैं, तो लॉयर रह चुके हैं, तो लीगली उनकी किताब में कोई खामी नहीं निकाल सकते। बाकी किताबों के बारे में इतना श्योरली आप नहीं कह सकते कि कोई खामी नहीं है उसमें, मुझे स्टूडेंट्स ने कुछ खामियां दिखाई हुई हैं। दूसरी बात, मेंस में उनकी लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी थोड़ी, क्योंकि लॉयर वाली लैंग्वेज है तो थोड़ी सी हेल्प करेगी। PM बख्शी पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा मैं, बैर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तभी समझ पाएंगे, वरना समझने में मुश्किल होगी, तो वो सजेस्ट नहीं कर रहा मैं। दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री।
हिस्ट्री के लिए अगेन कहा जाता है, उसी के लिए कहा जाता है एक्चुअली एनसीईआरटी 6 से 12 की उठा के पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं से ओल्ड एडिशन मिल जाए हिस्ट्री का, ये 2005 से पहले वाला, जिसमें आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा वगैरह लोगों ने लिखा हुआ है, तो एंशियंट मिडीवल मॉडर्न आपको मिल जाएगी। पुराने एडिशन वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी फ्रेंड के पास मिल गए तो उनको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे बुक्स हैं वो। ज़्यादा यूपीएससी का फोकस रहता है हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया पे, एंशियंट मिडीवल पे कम रहता है, मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो मॉडर्न इंडिया पे मैं आपको 2 किताबें सजेस्ट करूँगा, एक है बीएल ग्रोवर और दूसरी है बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा को तो मस्ट रीड कहा जाता है यूपीएससी के लिए, खासकर मेंस के लिए उसको मस्ट रीड कहा जाता है। लेकिन बिपिन चंद्रा, अच्छा बिपिन चंद्रा की भी 2 किताबें अवेलेबल हैं, उसमें ध्यान रखिएगा। एक किताब का नाम है मॉडर्न इंडिया और दूसरी का नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आपको पढ़नी है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मॉडर्न इंडिया नहीं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की एक लूपहोल ये है उसमें कि वो हिस्ट्री पे कमेंट्री है। मतलब अगर आपको इवेंट्स नहीं पता तो हो सकता है डायरेक्टली समझ ना आए आपको। कई स्टूडेंट्स की फरियाद रहती है कि बिपिन चंद्रा समझ नहीं आई, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोई एक किताब पढ़नी पड़ेगी। आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, पुराना एडिशन मिल जाए तो, छोटी बुक है। अगर नहीं, या फिर बीएल ग्रोवर पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको स्टोरी पता होगी तो बिपिन चंद्रा की कमेंट्री अच्छे से समझ आएगी। कमेंट्री बहुत अच्छी दी हुई है उन्होंने, एनालिसिस बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन डायरेक्टली हो सकता है समझ ना आए। दूसरी एक खामी है बिपिन चंद्रा की, वो बहुत ही पॉलिटिकल ओपिनियटेड व्यक्ति हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका झुकाव लेफ्ट की तरफ है और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भी है। बिटवीन द लाइंस पढ़िएगा, समझ आ जाएगा आपको। तो आपको किसी भी एक तरफ झुकाव वाला आंसर नहीं देना, उसको बिपिन चंद्रा को बैलेंस करने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बीएल ग्रोवर। ग्रोवर और बिपिन चंद्रा दोनों को पढ़ेंगे तो आपकी जो हिस्ट्री की समझ है वो न्यूट्रल हो जाएगी। उसके बाद आप फिर सेफ टेरिटरी में हैं, क्योंकि अगर किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कोट कर दिया तो आपके मार्क्स बहुत धड़ाम से कम होंगे। तो आपको बैलेंस करके लिखनी है चीज़ों को। तो अगर आप जल्दी में हैं, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तुरंत देना है, तो आपके पास ग्रोवर पढ़ने का समय नहीं होगा। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2 साल बाद देना है एग्ज़ाम, एडवांस में प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो ग्रोवर ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसी के साथ, हिस्ट्री के साथ एक और सब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है जिसको कहा जाता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए 2 बुक सजेस्टेड हैं, एक स्पेक्ट्रम की बुक है और दूसरी इग्नो की नोट्स हैं। अगर आप क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं तो साल भर में उनके स्पेशल एडिशंस आते रहते हैं आर्ट एंड कल्चर के, तो मेरे हिसाब से उनका स्पेशल एडिशन पर्याप्त है, कोई अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सब्जेक्ट है जिस पे आप कितनी भी मेहनत कर लो मार्क्स कम ही आएंगे, क्योंकि इतने सारे विविधता है, इतनी सारी मतलब उसमें डाइवर्सिटी वैरायटी है, नहीं याद रहेगी। मतलब कहीं पे किसी ट्राइब का फेस्टिवल अलग है, कहीं पे कुछ अलग है, किसी का डांस अलग है, इतना ज़्यादा लोचा फिट होगा इसमें कि याद भी नहीं रहेगा। तो आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस ना करें, चलेगा। आपको नहीं याद रहेगा, किसी को नहीं याद रहेगा, कोई विरले लोग होते हैं जिनको याद रह जाती है चीज़ें। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मेरा फंडा है, सबसे पहले अपने आप को इंटरेस्टिंग होना चाहिए चीज़ें। बोर हो आप पढ़ के बोर हो जाए और फिर पढ़ाई छोड़ दे, उससे अच्छा है कि पहले इंटरेस्टिंग चीज़ों पे फोकस करें। जब उस पर कमांड अच्छा आ जाए तब जाके दूसरे वाले फैक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, फिर वो नेचुरली आ जाएगा अपने को। नेक्स्ट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट कहा जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए 2 एनसीईआरटीज़ पढ़नी है आपको, बहुत अच्छी बुक्स हैं दोनों। दोनों के नाम हैं, एक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, 11th स्टैंडर्ड की बुक है, हिंदी में कहा जाता है भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, और दूसरी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, हिंदी में भारत भौतिक भूगोल। तो ये 2 किताबें अच्छी है, बहुत अच्छी है, पढ़ सकते हैं आप उनको। उसके साथ एक किताब सजेस्ट की जाती है जीसी लियोंग,
जीसी लियोंग, गो चे लियोंग की एक बुक है छोटी सी, बहुत अच्छी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ चैप्टर्स में ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ना समझ आए कोई दिक्कत नहीं, जितना समझ आ रहा है पहली बारी में पढ़ लो, सेकेंड टाइम में बाकी चैप्टर समझ आ जाएंगे। साथ ही साथ एक बुक पढ़नी है आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए, दो किताबें सजेस्ट की जाती हैं उसके लिए, एक माजिद हुसैन, दूसरी डी.आर. खुल्लर। तो दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। माजिद हुसैन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है डी.आर. खुल्लर के मुकाबले, पर डी.आर. खुल्लर है काफ़ी बल्कि। तो खुल्लड़ को आप पढ़ के ख़रीद के ये कर सकते हैं कि जो जो चैप्टर्स आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनको पहले पढ़ लीजिए, बाद में समय मिले बाकी चैप्टर्स पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं सारे डायनामिक वाले। उसमें पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमी। एनसीईआरटी की एक टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उससे आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या इकोनॉमिक हिस्ट्री रही है भारत की वो समझ आ जाएगी। बाकी चीज़ों को समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड दिमाग में बैठ जाएगा। एक और एनसीईआरटी सजेस्ट की जाती है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुश्किल भाषा है, वॉर्न कर रहा हूँ, जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है उनको नहीं समझ आती। बड़े सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर चुके हैं, नहीं समझ आती। बजाय इसके कि आप इकोनॉमिक्स से डर के भाग जाएं, उसको बंद कर दें, मत पढ़िए उसको। इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके अच्छे हैं तो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के अलावा नहीं पूछी जाती। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए आप अगर कोई भी किताब ना पढ़े तो भी चलेगा। कहाँ से कवर करेंगे उसको? न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स की मैगज़ीन से। तो इन दो जगहों से आपका वो कवर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई किताब पढ़ने की इच्छा है इकोनॉमी पे, तो रमेश सिंह की किताब अच्छी कही जाती है, लेकिन रमेश सिंह में वही माजिद हुसैन वाली प्रॉब्लम है, बहुत प्रिसाइजली लिखा गया है तो कई बार समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है तो मुश्किल हो सकती है। साथ ही साथ कुछ किताबें, मोटी मोटी किताबें सजेस्ट की जाती है, दत्ता एंड सुंदरम, मिश्रा एंड पुरी, उमा कपिला, हज़ार पेजेस की बुक्स हैं। तो देख के चक्कर आएगा, खरीद सकते हैं कोई भी एक बुक। अगेन वही फॉर्मूला सजेस्ट करूँगा, जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही है पढ़ लीजिए, समझ आ रही है पढ़ लीजिए। बाकी करंट अफेयर्स में आपका जो डे टू डे वाला जो इकोनॉमी चल रहा है वो कवर हो जाएगा, आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई किताब सजेस्ट नहीं करूँगा, केवल करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, उसके बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम वैसा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। कोई किताब सजेस्ट नहीं करूँगा मैं, केवल न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से काम हो जाएगा। उसके लिए अगर आपको कोई किताब पढ़नी है, एक बहुत अच्छी किताब है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इराक बरूचा की यूजीसी की किताब है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ वाली। दूसरे इग्नू के नोट्स बड़े हेल्प करेंगे आपको। इग्नू के नोट्स कहाँ मिलेंगे? आपके शहर की जो यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे इग्नू का सेंटर होगा, वहाँ जाके आपको इग्नू के नोट्स मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं यूपीएससी ने। प्रीलिम्स का मोटा मोटा ये हिसाब हो गया। प्रीलिम्स का पेपर 2 जो है सी सेट, उसके लिए उसमें आपको मार्क्स नहीं लेने, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 1/3 मार्क्स लेने हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप कोई भी किताब उठा लीजिए मार्केट में जो अवेलेबल है, सी सेट वाली, अरिहंत ले सकते हैं, एस चांद ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताबें दोनों मोटी मोटी हैं मैथ और रीजनिंग की, देख के चक्कर ना आए तो ले सकते हैं। उसमें आपको केवल कंफर्टेबली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। सी सेट कोई बड़ी डील नहीं है, आपको स्कोर करना है प्रीलिम्स में केवल जनरल स्टडीज़ में। नेक्स्ट कुछ नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए यूपीएससी ने मेंस के लिए, जो कि केवल मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है। एक है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक किताब है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जैन एंड माथुर की। और दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस।
जो कि केवल मेंस में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, उसको हम करंट अफेयर्स के हेड के अंडर डील करते हैं, इसलिए उसको अलग से इंटरनेशनल रिलेशन वाले सब्जेक्ट नहीं बताते। इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ आपको अच्छे से चाहिए होगी मेंस में। उसके लिए एक प्रोग्राम मैं बता चुका आपको, राज्यसभा टीवी भी अच्छा फोकस करती है उस पर। उसके लिए एक किताब पढ़ लीजिए, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया बाय वी.एन. खन्ना। ये खुद फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट रह चुके हैं, तो आपको एक हिस्ट्री समझ आ जाएगी इंडिपेंडेंस के बाद से किस देश के साथ क्या हिस्ट्री रही है आपकी। और दूसरा न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स, ये भी पूरा डायनामिक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से पूरा आराम से कवर हो जाएगा, कोई चिंता मत कीजिए। एक किताब पढ़ लीजिए ताकि आपको हिस्ट्री सारी पता चल जाए कि ओके यहाँ यहाँ ये चीज़ें हो रखी है इस देश के साथ। तीसरा एक सब्जेक्ट है जो केवल मेंस में पूछा जाता है, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद वाला इतिहास। उसके लिए एक किताब सजेस्ट करूँगा मैं, उसका नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा की। और दूसरी एक सीरियल खास सजेस्ट करूँगा, एबीपी न्यूज़ की एक सीरियल आई थी प्रधानमंत्री, 26 एपिसोड थे उसमें, ज़रूर देखिए, बहुत एंजॉय करेंगे, एंटरटेनिंग है, 1 मिनट के लिए बोर नहीं होंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और बहुत रिसर्च करके शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी है वो फिल्म, वो सीरियल, तो बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये सीरियल बनाई हुई है। और जब बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो आपको प्रधानमंत्री के एपिसोड सारे प्ले होंगे कि अच्छा ये बातें तो हुई थी प्रधानमंत्री में। तो ये ज़रूर देख लीजिए सीरियल, बहुत हेल्प करेगी आपको। बहुत सारे फिल्म और सीरियल्स ऐसे हैं जो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। फोर्थ पेपर है जीएस का मेंस वाला, जिसका नाम है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। उसके लिए एक बुक सजेस्ट की जाती है, लेक्सिकॉन क्रॉनिकल की पब्लिकेशन है, अच्छी बुक है। उसमें आपको डेफिनेशंस वगैरह पता चल जाएंगी कि एथिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इंटेग्रिटी का क्या होता है, ऑनेस्टी, फलाना डिकाना, परजीवरेंस, ये वो। तो ऐसे कुछ मोटे मोटे शब्दों की डेफिनेशंस देख लीजिए। ये एक पेपर है एथिक्स और इंटेग्रिटी वाला, जिसमें आप अगर कोई भी किताब नहीं पढ़ेंगे, जो आपका दिल कह रहा है वही लिखेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो दिल से निकली आवाज़ वो लिखी। क्यों? क्योंकि उसमें ताजगी होती है। अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑथर की भाषा लिखेंगे तो वो एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड थोड़ी हुआ, वो तो फिर तोता रटंती हो गई। एथिक्स तो वही होता है जो आपका दिल कहता है। तो ये एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मोटे मोटे शब्दों की डेफिनेशन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिए, उसमें कौन कौन से शब्दों की डेफिनेशन पूछी हुई है यूपीएससी ने, उसके बेसिस पे आपको आइडिया आ जाएगा कि ऐसे ऐसे शब्द पूछती है यूपीएससी। और बाकी आपकी जो बेसिक, आपकी जो कॉमन सेंस से जो भी समझ कह रही है वो लिख दीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चंस हो, कुछ छूट गया हो कोई सब्जेक्ट, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।